तो जियोपॉलिटिक्स में आजकल जो न्यूज़ चल रही है ईरान को लेके, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ईरान जो कि काफ़ी न्यूज़ में है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, तो ईरान का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम ईरान के लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो जानना है हमको, वो ईरान की, पहले तो हम ईरान की कैपिटल को देखते हैं। तेहरान ईरान की कैपिटल है। ये किस किस कंट्री से बॉर्डर लगाता है? तो पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, यहाँ कैस्पियन सी है, यहाँ अजरबैजान होगा, अर्मीनिया होगा, टर्की है और इराक है। यहाँ ईरान में आपको जैग्रोस माउंटेन देखने को मिलेगा, एल्बरूज माउंटेन देखने को मिलेगा, लेक उर्मिया देखने को मिलेगा। पर्सियन गल्फ जान लीजिएगा, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। उसके बाद से आप कराओ रिवर भी यहाँ देख ही लीजिएगा, और गल्फ़ ऑफ ओमान, और यहाँ स्ट्रेट ऑफ ओमरूज जो कि गल्फ़ ऑफ ओमान को पर्सियन गल्फ से जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैस्पियन सी आप देख लेंगे। कैस्पियन सी को याद करने का तरीका है तारीख। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, और ये आपका रोमानिया हो गया ऊपर से, और अभी मुझे कंफर्म आप कर लीजिएगा एक बार, और ईरान होता है, और यहाँ पे कजाकिस्तान होता है। तो ये कंट्री जो होती हैं जो बॉर्डरिंग कंट्री हैं कैस्पियन सी को लेके, तो आप वो एक बार कंफर्म भी कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है ईरान का, क्योंकि ये न्यूज़ में है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पूछ दें, तो आप याद रखेंगे। बंदर अब्बास यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमारा चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया में एक्सेस चाहता है, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान से जो रूट जाता है सेंट्रल एशिया को लेकर, तो पाकिस्तान से डिस्प्यूट होता है, तो इंडिया ने ऑल्टरनेटिव उसका ढूंढा है चाबहार पोर्ट। और इंडिया का जो ट्रेड होता है मोस्टली आपका पर्शियन गल्फ से होकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तक जाता है, तो ये आपका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट से क्या क्या हो रहा है कि अभी जो करेंटली जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था वो आपका इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर हुआ था, क्योंकि वहाँ हाईयर इन्फ्लेशन हो गया था। लाख लाख रुपए की प्राइसेस हो चुकी थी ब्रेड्स के, तो हाई इन्फ्लेशन की वजह से, इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट था जिसकी वजह से हुआ। लेकिन ये जो अनरेस्ट था ये अब पॉलिटिकल रूप ले लिया है, यानी वहाँ के जो लोग हैं अब फुल फ्लेज डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल ही यही होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी पीपल्स को अकाउंटेबल होंगे, जो भी लीडर्स होंगे वो पीपल को अकाउंटेबल होंगे। तो ये डिमांड हो रही है वहाँ डेमोक्रेसी की। अब अगर डेमोक्रेसी की डिमांड हो रही है, तो सो कॉल्ड जो यूएसए होगा, जो अपने आप को डेमोक्रेट नेशन बताता है, तो वो यहाँ पे तो छलांग लगाएगा ही। तो वो लोगों के प्रोटेक्शन की बात कर, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ वहाँ की जो जुडिशरी है उसने ये अपना वर्डिक्ट दिया है कि जितने भी लोग हैं उनकी फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा और उनका एग्जीक्यूशन होगा, पब्लिक एग्जीक्यूशन किया जाएगा, मतलब सबके सामने, ताकि बाकी लोग प्रोटेस्ट ना करें। तो इस चीज़ को लेके यूएसए अपना जो हर एरिया में, हर कंट्री में, मिडिल ईस्ट में पहले से ही वो टांग लड़ाते रहा है, तो वो अपना टांग अड़ा रहा है। तो वो ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आ रहा है, लेकिन उसका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है वहाँ पे, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है रिसोर्स रिच कंट्री है। अब वहाँ की जितनी भी कंट्रियाँ रिसोर्स से भरी हुई हैं, तो अपने इंटरेस्ट के लिए यूएसए जो है वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। फिर हम आगे बात करेंगे कि इस टेंशन की वजह से क्या किया है ईरान ने। तो ईरान का जो एयर स्पेस है वो क्लोज हो चुका है। अब एयर स्पेस क्लोज हो गया है, तो बाकी जो कंट्री है उसको डिस्ट्रप्शन हो रहा है, क्योंकि इंडिया का भी जो एयरक्राफ्ट, जो भी कॉमर्शियल जो एयरप्लेन होते हैं, वो ईरान को पास करके जाते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब उनको लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा, ज़्यादा फ्यूल लगेगा, फिर ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे, तो वो घाटे में चलेंगे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इससे और इंडिया को क्या अफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये जानना ज़्यादा जरूरी है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मेंस में हो सकता है इसके बारे में पूछ ले, प्रीलिम्स के लिए तो मैप ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मेंस में अगर पूछेगा तो उसके लिए हम देखते हैं कि ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? देखिए, इंडिया जो है इंपोर्ट करता है 80% अपना ऑयल का, क्रूड ऑयल, और वो ब्रेंट वैरायटी का। देखिए, ऑयल प्राइस में, ऑयल में भी देखिए ब्रेंट क्रूड होता है, टेक्सस होता है, एक आपका नॉर्थ सी वाला होता है वैरायटी। तो ये आप मैं सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा, आप कमेंट करिएगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है ये मंगाता है इंडिया 80% स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमने देखा पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, तो वहाँ से इंडिया का 80% क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट होता है। अब क्योंकि ये रूट जो है वो डिसरप्ट है, तो इंडिया को नुकसान होगा इससे, जैसे कि ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगे, और इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल के प्राइसेस, ऑयल को इंपोर्ट करता है, तो इंडिया को ज़्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पैसा इंपोर्ट करना पड़ेगा तो उसका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम होगा। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है कि फॉरेक्स रिजर्व एक फॉरेन मनी होती है, जिसमें इंडिया पेमेंट करता है। मनी ही नहीं होती, गोल्ड भी होता है, जो भी डिपॉजिट आरबीआई रखता है उसको फॉरेक्स रिजर्व करते हैं। इस टाइम पे 650+ बिलियन डॉलर पड़ा होगा, ये एक बार आप कंफर्म भी कर लीजिएगा। तो ये जो है ऑयल इंपोर्ट में जो पैसे पे करना पड़ता है, तो यहाँ से देना पड़ता है। तो अगर इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व घटेगा तो इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि रुपीज़ की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। अब रुपीज़ की वैल्यू डेप्रिशिएट कैसे होगी, ये सब कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का है, आप यहाँ समझना थोड़ा मुश्किल होगा, आप कमेंट करिएगा, मैं इसको सेपरेट वीडियो में डील कर लूँगा। तो बस इतना समझिए कि ऑयल के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन आता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है, तो फॉरेक्स रिजर्व घटता है, इस वजह से इन्फ्लेशन आता है। तो भाई रुपीज़ पे यहाँ लिखा हुआ है कि रुपीज़ से इफेक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन आएगा ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से। फिर हम आगे बात करेंगे कि
यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि $10 अगर पर बैरल अगर बढ़ता है अगर ऑयल का प्राइस, तो जीडीपी में 0.3% जो है वो रिड्यूस होगा, ग्रोथ में 0.3% रिडक्शन देखने को मिलेगा। फिर हम आगे बात करते हैं कि फ्लाइट के डिस्ट्रप्शन से क्या होगा। ईरान ने एयर स्पेस क्लोज कर दिया, जिससे कि फ्लाइट का भी हम ऊपर बात किए हैं कि जो दिल्ली से न्यूयॉर्क का जो रूट होता है न्यूयॉर्क जाने के लिए, तो बीच में ईरान को ही पास करना पड़ता है। तो अब ये लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा, जिससे कि टिकट का प्राइस बढ़ेगा, फ्यूल ज़्यादा यूज़ होगा, तो ये सब चीज़ें देखें होगा। फिर इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है बासमती राइस मिडिल ईस्ट कंट्री को, जिसमें ईरान भी आता है। तो अगर ईरान में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे नुकसान पड़ेगा, जिससे कि हमारा अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व कम होंगे। अगर फॉरेक्स रिजर्व कम होंगे तो हमारा जो कहीं ना कहीं फिजिकल बैलेंसेस जो है वो डिसरप्ट होंगे, तो इस तरह से हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो ये सब नुकसान होगा। अगर बासमती राइस, क्योंकि हमारा क्रॉपिंग पैटर्न में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल है बासमती राइस का, क्योंकि हम मोनो क्रॉपिंग करते थे और बासमती राइस की वजह से हमने डिमांड स्पेसिफिक क्रॉप का ग्रोथ किया था। तो ये नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि नुकसान होगा हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे, हमारे एग्रीकल्चर जो स्टॉकिंग की गई है फार्मर्स को स्पेशली नुकसान होगा। फिर शिपिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी हमारा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि वही रूट हम फॉलो करते हैं। अगर मिडिल ईस्ट के कंट्री को जाना होगा या सेंट्रल एशिया को जाना होगा, तो उस रूट चाबहार होके जो बाबल मंदाब हम देखे थे वहीं से जाते हैं, तो उसके लिए भी नुकसान है। फिर आगे बात करते हैं इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एक्ट क्या है कि इंडिया जो है वो टाइज रखता है यूएसए के साथ भी और ईरान के साथ भी रखता है, क्योंकि इसराइल जब अटैक किया था ईरान पे, तो इंडिया ने कंडेम किया था इसराइल के स्ट्राइक को। तो इंडिया ईरान के साथ भी रिलेशन बना के रखता है। इंडिया का स्ट्रैटेजिक चाबहार पोर्ट जो हम बात कर रहे हैं वो ईरान में है, जो कि हमको सेंट्रल एशिया का एक्सेस देता है। तो ईरान जो है इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमारा ट्रेड टाइज भी बहुत अच्छा है, हमारा रिलेशन अच्छा है, तो इस वजह से ईरान भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। और जो यूएसए के साथ टेंशन उसका चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रिफ्ट देखने को मिला है। अब जो सेफ्टी इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स हो सकता है इंडिया चलाए, और क्योंकि उसने एडवाइजरी इशू किया है, तो हम अब बात करेंगे कि कुछ कुछ जो फेमस इवैक्यूएशन प्रोग्राम है, जैसे ऑपरेशन मैत्री के बारे में बात कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे ऑपरेशन राहत, या आप एक बार पीडीएफ में दे दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारा इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं। ऑपरेशन मैत्री नेपाल के अर्थक्वेक के टाइम पे हुआ था, इवैक्यूएशन किया गया था। ऑपरेशन राहत जो है यमन में सिविल वॉर चल रहा था, तो इवैक्यूएशन मतलब वहाँ की जो भी हमारे जो भी डायस्पोरा है उनको वहाँ से, चाहे स्टूडेंट हो गए जो जॉब करने जाते हैं पीपल्स, उनको वहाँ से लेके आने, इंडिया वापस लाने की ऑपरेशन चलाई जाती है। ऑपरेशन राहत हो गया, यमन में सिविल वॉर चल रहा था 2015 में, तब हुआ था। संकट मोचन साउथ सूडान में 2016 में। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के टाइम पे हुआ था इवैक्यूएशन। वंदे भारत मिशन ग्लोबल कोविड एयरलिफ्ट, ये ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के टाइम पे हुआ था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के टाइम पे। ऑपरेशन दोस्त टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में सिविल वॉर जब हुआ था। ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास वॉर में चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती जो है हैती गैंग वायलेंस हुआ था मार्च 2024 में चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तब चलाया गया था। तो ये हमारे कुछ जो इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स हैं तो उनको देख लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरा ये न्यूज़ कवर किया, और इतना ही हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जानना जरूरी है। बाकी हमको इस न्यूज़ के में डूबना नहीं है, क्योंकि ये डेली न्यूज़ आएगा आपको, लेकिन आपका कोर जो न्यूज़ है वो पूरा तैयार हो गया। बस इतना ही जानना है कि ईरान और इंडिया का क्या रिलेशन है, और जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू।